हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इकोलॉजी के बेसिक से लेके सबसे हाई लेवल कंसेप्ट्स को, यानी जो भी इकोलॉजी से रिलेटेड उसका नेचर, उसका स्कोप, उसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट ब्रांचेज है, जितनी भी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स ऑफ स्टडी हैं, ऑर्टिकोलॉजी, सिनिकोलॉजी जैसी मेजर जो ब्रांचेज हैं, साथ ही साथ इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स है, होलिज्म, इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सक्सेशन, कंजर्वेशन, हर एक चीज़ को इन डिटेल इस रिवीजन वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को 1.5x पर देख सकते हो। एग्जाम से 10-15 मिनट पहले आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और इकोलॉजी से रिलेटेड इस वीडियो के बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। इकोलॉजी, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, concepts and branches of ecology. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you. देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इकोलॉजी की। इकोलॉजी टर्म जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ऑइकोस और लोगोस। ऑइकोस का मतलब क्या होता है आपका हाउस, और लोगोस का मतलब क्या होता है स्टडी ऑफ। तो इकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट देयर होम। इसको एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग इकोलॉजी को समझते हैं। इकोलॉजी होता क्या है? इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है या फिर एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो भी हमारे आसपास हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, उनका क्या रिलेशन है उनके इन्वायरमेंट के साथ। इन्वायरमेंट में क्या होता है आपको पता है, इन्वायरमेंट में एबायोटिक और बायोटिक दोनों टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनका पूरे एनवायरनमेंट के साथ, यानी उनके आसपास के जो भी एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स है उनके साथ कैसा इंटरडिपेंडेंस है, कैसा रिलेशनशिप है, किस तरीके का इंटरेक्शन होता है, इसको जो हम लोग स्टडी करते हैं एक फॉर्म ऑफ साइंस में या एक पर्टिकुलर अप्रोच को लेकर के चलते हैं, तो हम लोग उसमें इकोलॉजी कहते हैं उसको। इकोलॉजी की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे होते हैं। अब देखो, इकोलॉजी जो टर्म है ये किसने दिया, कब दिया, इसको लेकर कई सारी डिबेट्स है। ऑल्दो ये जो एज अ ब्रांच, एज अ फील्ड ऑफ साइंस जो है ये 19th सेंचुरी के बाद से ही डेवलप हुई है, तो ये एक नई टाइप की ही ब्रांच ऑफ साइंस है। फिर भी हम लोग इस वीडियो में अर्नेस्ट हैकेल को मानेंगे कि इन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी टर्म को डिनोट किया और इन्होंने डेफिनेशन क्या दी है, द नॉलेज ऑफ द सम ऑफ द रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू द सराउंडिंग आउटर वर्ल्ड, टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस। इनकी डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि इकोलॉजी एक ऐसा नॉलेज है या एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें हम लोग हर एक ऑर्गेनिजम्स के क्या रिलेशन है उनके सराउंडिंग आउटर वर्ल्ड से, या फिर जितने भी आसपास के ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, आपके बायोटिक, एबायोटिक जो भी कंपोनेंट्स है, साथ में उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, उस चीज़ को हम लोग इकोलॉजी की मदद से समझते हैं। तो इकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट बन जाता है आपके एनवायरनमेंट को समझने के लिए, या फिर आपस में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उसके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशंस है उनको समझने के लिए इकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी है, जैसे वार्मिंग इकोलॉजी को क्या कहते हैं? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। क्लीमेंट क्या कहते हैं? द साइंस ऑफ कम्युनिटी, या फिर द साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री कंसर्न विद सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल। टेलर क्या कहते हैं? द साइंस ऑफ ऑल रिलेशंस ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स टू ऑल देयर एनवायरनमेंट। कुछ इसमें कीवर्ड्स है जिसकी मदद से आप इकोलॉजी को समझ सकते हो और उसको डिफाइन भी कर सकते हो, जैसे ऑर्गेनिजम्स, उनके रिलेशन किसके साथ में, अदर एबायोटिक या बायोटिक, या फिर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो भी मटीरियल्स हैं ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के साथ में ऑर्गेनिजम्स का जो रिलेशन है उसको जब हम लोग पढ़ने की बात करते हैं तो हम लोग इकोलॉजी की बात कर रहे होते हैं। इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। इतना आपको ध्यान रखना है, ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है उसी को हम लोग इकोलॉजी की मदद से पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे, इकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। देखो, मैंने अभी बताया था कि 19th सेंचुरी के बाद से इकोलॉजी जो है वो आपकी एज अ ब्रांच ऑफ साइंस डेवलप हुई, अलग अलग इकोलॉजिस्ट हुए, और लेकिन ये जो नेचर या एनवायरनमेंट के साथ ऑर्गेनिजम्स का जो रिलेशन है इसको बहुत ही पहले से, बहुत ही पुरातन समय से भी पढ़ा जा रहा था। हमारी अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में आप वायु के बारे में जानते हैं। वायु यानी एयर एंड गैसेस, जल, वाटर के बारे में उसमें लिखा हुआ है। देश यानी ही आपका टोपोग्राफी के बारे में लिखा हुआ है, और किस तरीके से इन सारी चीज़ों का रेगुलेशन ऑफ प्लांट्स लाइफ में इंपॉर्टेंस है, यानी किस तरीके से ये सब प्लांट की लाइफ को रेगुलेट करते हैं। प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और
और ये सारे जो कंपोनेंट्स है ये एनवायरनमेंट का पार्ट है, ये प्लांट की लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इकोलॉजी को दर्शाती है कि बहुत पहले से भी लोगों को इकोलॉजी के बारे में पता था, लोग इकोलॉजी को पढ़ते थे, लेकिन इसको जैसे इकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी, तो एज अ साइंस ये डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन इसको ग्रीक फिलोसफर्स जैसे एरिस्टोटल, हिपोक्रेट्स, थियोफ्रेस्टस, इन सब ने भी अपनी अपनी जो नेचुरल हिस्ट्री की जो आपकी राइटिंग्स है उसमें इन्होंने इकोलॉजी को कहीं ना कहीं पर और इम्पोर्टेंस दी और इसकी बात भी करी है। इसके बाद हम लोग नेचर ऑफ इकोलॉजी को देखेंगे। देखो इकोलॉजी एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, यानी ये चेंज होता रहता है। इसमें अलग अलग नेचुरल प्रोसेसेस की मदद से, अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से नए नए कंसेप्ट इकोलॉजी में आते रहते हैं। स्केल पर डिपेंडेंट है, इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी इकोलॉजी जो है वो आपके इकोनॉमिक्स से, आपके सोशोलॉजी से, आपकी जोग्राफी से, स्पेशली इन सारे सब्जेक्ट से ये डिपेंड करती है और इनके साथ ही में मिल करके आप इकोलॉजी को पढ़ सकते हो। बायोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी को पढ़ने के लिए। हॉलिस्टिक है, हॉलिस्टिक यानी ये एज अ होल किसी कम्युनिटी को, किसी स्पेशीज को पर्टिकुलरली नहीं पढ़ती है, बल्कि एज अ होल या फिर ग्रुप ऑफ मैनी स्पेशीज या ग्रुप ऑफ मैनी कम्युनिटीज करके ये पढ़ती है। चाहे वो बायोटिक हो, चाहे वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हो, उनके इंटरेक्शन को एज अ होल सिस्टम देख करके हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इकोलॉजी का स्कोप। देखो क्योंकि इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है तो फिर इसका सब्जेक्ट मैटर भी होगा, स्कोप भी होगा। सबसे पहले क्या है, ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या अलग अलग जो एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेशीज होता है उनको हम लोग पढ़ते हैं। सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल पॉलिसीज़ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के या जो भी इन्वायरमेंटल लॉज बनते हैं उन सबको हम लोग इसमें पढ़ते हैं। फिर यूनिटी एंड बैलेंस ऑफ इन्वायरमेंट को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक बैलेंस्ड ग्रोथ करें या फिर इन्वायरमेंट में एक बैलेंस बना रहे। और ये सोसाइटी को भी पढ़ता है कि कैसे जो ऑर्गेनिज्म से वो सोसाइटी फॉर्म करके अपने जो आउटर वर्ल्ड है उसके साथ में इंटरेक्शन करते हैं। फिर इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स को तो ये पढ़ता ही है, ये तो इसकी डेफिनेशन में ही हमने जान लिया था। नेक्स्ट चीज़ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी देखेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट आता है होलिज्म। अभी मैंने बात करा था कि होलिज्म का मतलब क्या है इकोलॉजी में। इट इज़ द प्रिंसिपल दैट इकोसिस्टम्स एंड बायोलॉजिकल एंटिटीज शुड बी व्यूड एज इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट होल्स रैदर देन मेयरली एज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स। यानी इसमें इंडिविजुअल पार्ट्स को स्टडी नहीं करते, एज अ होल पूरे इकोसिस्टम को, किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम को, और या फिर एज अ होल किसी एनवायरनमेंट का कोई एंटिटी है, कोई बायोलॉजिकल एंटिटी है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे इकोलॉजी में हम लोग अगर पढ़ रहे हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स, ऑक्सीजन साइकिल की बात कर रहे हैं या फिर किसी एक एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उस ऑक्सीजन साइकिल में हम लोग पूरे ऑक्सीजन साइकिल को ही पढ़ेंगे इकोलॉजी में। ये नहीं कि पहला प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीजन कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस को अलग से पढ़ रहे हैं, प्लांट्स का क्या रोल है इसको अलग से नहीं, इसको एज अ कंप्लीट सिस्टम मानेंगे ऑक्सीजन साइकिल को, और ऑक्सीजन साइकिल को उसके बाद इकोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हो गए या फिर इकेट्स हो गए, इकोटाइप्स हो गए, इकोटोन्स हो गए, ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स हो गए, ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में इंपॉर्टेंट टर्म्स इन इकोलॉजी करके एक वीडियो है मेरे चैनल पर, उस पर डिस्कस किया है, आप लोग उसमें भी जाके देख सकते हैं। बैक टू होलिज्म। होलिज्म में क्या होता है कि हम लोग सारी चीज़ों को एज अ सिस्टम देखते हैं। इकोसिस्टम की अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम क्या होता है, ऐसा आप कह सकते हो, ऐसा नेटवर्क या फिर ऐसी फील्ड जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करके एक साथ लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। इसको अभी हम लोग आगे भी देखेंगे। होलिस्टिक अप्रोच क्या होती है, ये इकोलॉजिकल रिसर्च के लिए या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग एक पूरी कम्युनिटी को या फिर एक पूरे सिस्टम को कंप्लीटली पढ़ते हैं, ये नहीं कि उसके इंडिविजुअल पार्ट्स के बारे में अलग अलग से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे, अगेन देखो इकोसिस्टम यहाँ पर आ गया। इकोसिस्टम क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स का, यानी बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में जब इंटरैक्ट करते रहते हैं तो उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पर इकोसिस्टम का एक बहुत अच्छा फिगर है कि ये जो प्लांट कम्युनिटी है, इनका हैबिटेट है, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन, मॉइस्चर, डिस्टर्बेंसेस, ये सब कैसे एबायोटिक कंपोनेंट्स है। प्लांट कम्युनिटी या फिर आपका अगर यहाँ पर ह्यूमंस होते हैं तो वो क्या होते हैं, आपके बायोटिक कंपोनेंट्स है। ये एबायोटिक और बायोटिक दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, हमारा
इकोसिस्टम बनाते हैं। यानी इकोसिस्टम कंप्लीट होता है कब? जब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपके आपस में इंटरैक्ट करते हैं। इकोसिस्टम छोटे से छोटे पॉन्ड जैसा भी हो सकता है, बड़े से बड़े फॉरेस्ट जैसा भी हो सकता है, शहरों में भी इकोसिस्टम हो सकता है, आपके छोटे से घर के अंदर किसी कोने में अगर कोई एक साइकिल चल रही है या कोई आप कह सकते हैं कहीं पर चींटियां भी लगी हुई हैं जो रह रही हैं, कॉलोनीज बना के रह रही हैं, आंट कॉलोनीज है, वो भी एक टाइप का इकोसिस्टम हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी कम्युनिटी के डेवलपमेंट में, या फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है ये नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी आप देखते हो कि कहीं हमेशा से कोई कम्युनिटी या कोई स्पेशीज़ जो है वो सब जगह पर डेवलप्ड नहीं होती है। सबसे पहला जो फेज़ होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब ही क्या है कि ऐसे अलग अलग फेजेस होते रहे नेचर में या फिर किसी एक जगह पर, जिससे एक फाइनल क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक हम लोग पहुंच सके। सबसे पहला स्टेप होता है न्यूडेशन। न्यूडेशन में क्या होता है कि एक खाली बैरन जगह है, कोई खाली लैंड है, कोई खाली ऐसी अनटच्ड जगह है जहाँ पर कोई स्पेशीज पहले नहीं है, तो इस फर्स्ट स्टेप को हम लोग मानते हैं न्यूडेशन। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है इन्वेजन। इन्वेजन यानी यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर स्पेशीज की ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। ये आपको पता है अर्थ के अलग अलग टाइम पीरियड्स में अलग अलग स्पेशीज डेवलप हुई, कुछ आपके ग्लेशियर्स के पास डेवलप हुई, कुछ आपके ग्रासलैंड्स डेवलप हुए, कुछ अलग अलग डेजर्ट्स डेवलप हुए। तो अलग अलग हिस्ट्री में अलग अलग इवेंट्स के बाद अलग अलग तरीके की स्पेशीज या अलग अलग इन्वायरमेंटल आप कह सकते हो जो एक बिल्डअप होता है, डेजर्ट जो बना या माउंटेन्स जो बने, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का ही पार्ट है आपका। उसके बाद इन्वेजन के बाद होता है कंपटीशन और कोएक्शन, यानी कई सारी कम्युनिटीज या कई सारी स्पेशीज जब कोएग्जिस्ट करने लगी तो उनके बीच में आपस में स्ट्रगल होने लगा, कंपटीशन होने लगा। कहीं ना कहीं ये डार्विनिज्म की थ्योरी से भी रिलेटेड है, ठीक। उनके बीच में आपस में स्ट्रगल हुआ, उसके बाद रिएक्शंस हुए आपस में, और एट द एंड जो है कोई एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी या कोई एक क्लाइमेक्स जो आपका इकोसिस्टम का फॉर्म होगा वही किसी एक पर्टिकुलर जगह पर एग्जिस्ट कर पाएगा, और वही स्टेबल होकर के एट द लास्ट स्टेज जो होती है आपकी इकोलॉजिकल सक्सेशन की, वो क्या होती है स्टेबलाइजेशन, या फिर आप कह सकते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक हम लोग पहुंचते हैं किसी जगह पर जो हमेशा एग्जिस्ट करती है। ये हमारा हो गया इकोलॉजिकल सक्सेशन। नेक्स्ट चीज़ है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि हमें इकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमें हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व करके रखना चाहिए, हमारी रिसोर्सेज को, हमारी जो जितने भी दूसरे स्पेशीज़ हैं, जितने भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसा नेचर हमें मिला है हमें उसे कंजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको पता है आज के समय पे कई सारे ह्यूमन डीड्स की वजह से, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से, बहुत सारी खराब चीज़ों की वजह से हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है या जो बायोस्फीयर है उस पर बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, जिसको हमें इकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमें किस तरीके से इसे कंजर्व करना चाहिए। तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन। अब हम लोग आ जाएंगे कुछ मेजर ब्रांचेस के बारे में, इसको आप ब्रांचेस भी कह सकते हैं, कुछ फील्ड्स ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी आप कह सकते हो। तो सबसे पहले आपकी होती है बायो इकोलॉजी। बायो इकोलॉजी के अंदर आपका सभी तरीके के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी आपके इकोसिस्टम्स हैं या इकोलॉजी के टाइप से वो सब आ जाते हैं आपके, जैसे फ्रेश वाटर इकोलॉजी, एस्चुएरियन इकोलॉजी, जिसमें हम लोग फ्रेश वाटर इकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पॉन्ड्स में, रिवर्स में, लेक्स में, लोटिक लेंटिक मैंने इससे पहले आपको समझाया था, तो किस तरीके से आपका कैसी जो लाइफ है वो पॉसिबल है, कैसा इंटरेक्शन होता है मछलियों का अपने इन्वायरमेंट से। उनका इन्वायरमेंट क्या होगा, पानी होगा, और जो कोरल रीफ्स है या फिर जो जितने भी समुद्र के नीचे की जो भी चीज़ें हैं वो सब उनका एनवायरनमेंट होगा। तो फ्रेश वाटर इकोलॉजी में हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। मरीन इकोलॉजी में अगेन कोरल रीफ्स के बारे में, ओशियंस के बारे में, लेक इकोलॉजी होती है आपकी, फॉरेस्ट इकोलॉजी होती है आपकी, फिर माउंटेन में किस तरीके से जो वेजिटेशन कैसा पाया जाता है या फिर कैसे ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं, प्लेन में कैसे करते हैं, आइलैंड में कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग बायो इकोलॉजी में ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारी हैबिटेट इकोलॉजी है, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशनल हैबिटेट इकोलॉजी क्या होता है कि ये किसी पर्टिकुलर हैबिटेट को स्टडी करता है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं वो किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ। ऑर्गेनाइजेशनल इकोलॉजी, और फिर आता है आपका इकोसिस्टम इकोलॉजी। अब देखो ऑर्गेनाइजेशनल के भी दो मेजर ब्रांचेस है, और कई सारी वीडियोस में, कई सारी बुक्स में आपको ऑर्टिकोलॉजी और सिनिकोलॉजी ही एज ब्रांचेस ऑफ
इकोलॉजी आपको बताया जाता है, वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर मैंने 4 ब्रांचेस का चार्ट आपको दिया हुआ है, ये आप लिखोगे तो ये ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि इससे आपकी डीप नॉलेज ज़्यादा पता चलती है। और कई बार एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी आ जाता है कि किस तरीके से बायो इकोलॉजी में क्या होता है या हैबिटेट इकोलॉजी क्या होता है। अब देखो सिनिकोलॉजी के भी 3 पार्ट्स है, पॉपुलेशन, बायोम और कम्युनिटी इकोलॉजी, जिनको आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे पहले बायो इकोलॉजी मैंने अभी बता दिया, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड देयर रिलेशनशिप्स विद देयर एनवायरनमेंट। लाइफ फॉर्म्स में हमने प्लांट्स की बात करी, आइलैंड्स की बात करी, हमने एस्चुरीज की बात करी, हमने मरीन लाइफ की बात करी, तो ये सब बायो इकोलॉजी में आ जाता है। हैबिटेट इकोलॉजी में क्या होता है, किसी एक एनवायरनमेंट एरिया में जो कि किसी पर्टिकुलर स्पेशीज ऑफ एनिमल या प्लांट के द्वारा इनहेबिटेड है, यानी जहाँ पर कोई पर्टिकुलर एनिमल स्पेशीज या कोई पर्टिकुलर प्लांट स्पेशीज पाई जाती है, वो किस तरीके से अदर ऑर्गेनिज्म से एनवायरनमेंट से आपका इंटरेक्ट करती है, उसे हम लोग हैबिटेट इकोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल इकोलॉजी। ये क्या है, ये थोड़ा सा क्वांटिटेटिव होता है, यानी इसमें हम लोग रिसर्च बेस्ड स्टडी करते हैं। और ये क्या है, स्टैटिकल एनालिसिस की मदद से हम लोग इसमें समझते हैं कि किस तरीके से एक किसी जगह पर और कोई स्पेशीज़ ग्रो करती है, फिर कैसे वो थ्रू आउट इंटरैक्ट करती रहती है, ग्रो करती है, या सॉरी यहाँ पर इमरजेंसी लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा आपका इमरजेंस, थ्रू विच ऑर्गेनिजम्स इमर्ज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, इमर्ज, ग्रो एंड डाई। तो किस तरीके से आपका किसी भी इकोसिस्टम में कोई आपका ऑर्गेनिज्म कैसे इमर्ज करता है, कैसे ग्रो करता है, कैसे डाई करता है, इसको ऑर्गेनाइजेशनल में पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल के 2 टाइप्स थे, ऑर्टिकोलॉजी, सिनिकोलॉजी, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इकोसिस्टम इकोलॉजी क्या होता है, इट इज इंटीग्रेटेड स्टडी ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम का मतलब ही क्या होता है कि जहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक आपस में इंटरैक्ट कर रहे हो, तो उसी इंटरैक्शन को हम लोग पढ़ते हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी में। अच्छा देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेंगे ऑर्टिकोलॉजी और सिनिकोलॉजी को, उसके बाद में हम लोग बैक टू उस डायग्राम पे जाएंगे। देखो क्लासिफिकेशन हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, प्लांट इकोलॉजी और एनिमल इकोलॉजी। ये काफ़ी ही आप कह सकते हो नैरो क्लासिफिकेशन है, या सॉरी ये काफ़ी ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, जिसपे पूरे जितने भी, क्योंकि हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, आपके प्लांट्स और एनिमल्स ही होते हैं, एनिमल्स में ही ह्यूमन भी आ जाता है। तो हम लोग प्लांट इकोलॉजी को अलग से पढ़ सकते हैं, जिसमें हम लोग प्लांट्स का इंटरेक्शन कैसे है एनिमल्स के साथ या अपने नॉन एबायोटिक एलिमेंट्स के साथ, उसको पढ़ते हैं। और एनिमल इकोलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ एनिमल्स या ह्यूमंस या जो अदर ऑर्गेनिजम्स है उनको पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट के साथ कैसे होता है। देखो 2 मेन ब्रांचेस हमने बात करी थी, ऑर्टिकोलॉजी और सिनिकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी में क्या होता है, इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी एक इंडिविजुअल स्पेशीज में या किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो वो ऑर्टिकोलॉजी होता है। ये उस इंडिविजुअल स्पेशीज, जैसे मान लो मैं किसी एक लायन की बात कर रहा हूँ या लायन की एक स्पेशीज की बात कर रहा हूँ कि यार लायंस कैसे करके इंटरैक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, तो वो आपका ऑर्टिकोलॉजी आ जाएगा। जबकि सिनिकोलॉजी में क्या हो जाएगा, ये ग्रुप ऑफ स्पेशीज की बात करता है कि यार टेरेस्ट्रियल, मैंने कह दिया टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है वो किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, तो वो क्या हो जाएगा आपका सिनिकोलॉजी हो जाएगा। अब कैसे सिनिकोलॉजी किस तरीके से ग्रुप ऑफ स्पेशीज़ को डील करता है, इसको हम लोग इस फिगर की मदद से समझेंगे। सबसे पहले हमने दिखाया है पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी और बायोम इकोलॉजी। ये तीनों ही आपके सिनिकोलॉजी के सब टाइप्स है। सबसे पहले पॉपुलेशन इकोलॉजी, जहाँ पर एक ही तरीके के, देखो इंडिविजुअल्स के अगर मैं केवल एक की बात करता तो वो ऑर्टिकोलॉजी में हो जाता, लेकिन सिनिकोलॉजी में क्या है, एक ही तरीके के स्पेशीज़ के कई सारे अगर है तो इनको आपस में हम लोग क्या बताएंगे, पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिटी ऑफ 4 स्पेशीज़, देखो आपके अलग अलग तरीके के 4 स्पेशीज़ है, A, B, C और आपका डी। ये साथ में क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये एरोस क्या डिपिक्ट करते हैं, इंटरैक्शन या फिर किसी तरीके का आपका मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो ये कैसी होगी आपकी, जहाँ पर एक से ज़्यादा स्पेशीज़ है वहाँ पर आपका कम्युनिटी इकोलॉजी हो जाएगी। अब नेक्स्ट चीज़ आपकी क्या आ जाती है, बायोम इकोलॉजी। यहाँ पर क्या है कि अलग अलग कम्युनिटीज़, यानी ये एक कम्युनिटी है जहाँ पर ABCD आपके अलग अलग तरीके की स्पेशीज़ है। ये एक कम्युनिटी है जहाँ पर PQRS स्पेशीज़ है। ये एक कम्युनिटी है जहाँ पर XYZ आपकी स्पेशीज़ है। ये तीनों आपस में क्या करती हैं, एक तरीके का इंटरेक्शन करती हैं। तो ये क्या बन जाता है आपका, एक बायोम बन जाता है। और इसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, बायोम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये आपके 3 टाइप की
इकोलॉजीज थी जो कि सिनिकोलॉजी के अंडर आती है। नेक्स्ट हम लोग कुछ स्पेशलाइज फील्ड्स ऑफ इकोलॉजी को भी देखेंगे, जैसे पॉपुलेशन इकोलॉजी की अभी हमने बात करी थी, आपका अप्लाइड इकोलॉजी, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, मरीन इकोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजी, आपका फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, पैलियो इकोलॉजी हो गया, आपका कंजर्वेशन इकोलॉजी, स्पेस इकोलॉजी, आपकी माइक्रोबायोलॉजिकल, यानी इकोलॉजी की इतनी सारी ये ब्रांचेस तो नहीं है लेकिन इतनी सारी फील्ड्स ऑफ स्टडी है कि हम अलग अलग हर एक चीज़ को, क्योंकि अलग अलग जगह पर आप देखोगे इतने फॉर्म्स ऑफ इकोसिस्टम है, इतने फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन हो रहे होते हैं, तो सबको हम लोग सेपरेटली भी पढ़ सकते हैं और सबके अलग अलग नाम है। मरीन इकोलॉजी हो गया, आपका पॉपुलेशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने दी थी। अब रेलेवेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी को देख लेते हैं। देखो इकोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको जानना, इसके बारे में जितना ज़्यादा हम लोग इकोलॉजी की स्टडी करते हैं उतना हमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चलता है, हमें हमारे नेचर के बारे में, हमारे बायोस्फीयर के बारे में पता चलता है, जिसकी मदद से इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कर सकते हैं हम लोग और जिससे आपका इकोनॉमिक सर्विसेज को हम लोग सही से मैनेज कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ पे इसका असर पड़ता है। हम लोग को अगर नॉलेज होगी तो हम पोल्यूशन कम करेंगे, हम स्पेशीज़ को एक्सटिंक्ट होने से बचाएंगे, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन किया जा सकता है, यानी हम लोग कार्बन का जो कंजम्पशन है उसे कम कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से कार्बन का जो एमिशन है उसको कैसे रोका जा सके, किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करा जा सके, इन सब चीज़ों को हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझते हैं अगर हम लोग इकोलॉजी की हमें नॉलेज होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके सारे इकोलॉजी से रिलेटेड कंसेप्ट इस वीडियो से कवर हो गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल